नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी एचएएल की तरफ से बताया गया कि वो अभी वेडनेसडे से तेजस की मेन एयरफ्रेम की फटीग टेस्ट को करना शुरू किया गया है। इस टेस्ट को अभी एयरक्राफ्ट रिसर्च और डिजाइन सेंटर में किया जाएगा, जिसमें तेजस MK1 की एयरफ्रेम को टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। वैसे ये टेस्ट किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी काफी जरूरी है। आपने जंग फाइटर का नाम तो सुना होगा, वैसे इसको इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि थेनोस की मदरशिप को अकेला हरा सकता है। अब भले ही इस फाइटर जेट में इतनी सारी खूबियां मौजूद है, लेकिन आपने देखा होगा ब्रांड न्यू इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट के विंग सेक्शन में क्रैक पड़ने की बात सामने आई थी, जिनको टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता है। अब ये सब एयरक्राफ्ट के ऊपर पड़ने वाली एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसे एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम झेल नहीं पाता और इसके बदले एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम टूटने लगता है। तो अभी तेजस में जो टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, इस टेस्ट को करने का मेन कारण ये कि हमें ये पता चलने वाला है कि एक्चुअल स्ट्रेसफुल कंडीशन में तेजस के एयरफ्रेम कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है, और ये तेजस की एयरफ्रेम की एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन के लिए काफी जरूरी होने वाला है। अब नए कंडीशन में कोई भी एयरक्राफ्ट आराम से 5 से 10 साल तक काम कर सकते और ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम इनमें क्रैक्स और डेंट्स वगैरह आने लगते हैं, जिनको टाइम टू टाइम फिक्स करना पड़ता है। इस टेस्ट को मेन एयरफ्रेम फटीग टेस्ट या MAFT टेस्ट कहा जाता है, और इसके लिए एयरक्राफ्ट की नॉर्मल सर्विस लाइफ के दौरान पड़ने वाले स्ट्रेस के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रेच कंडीशन में इस एयरफ्रेम को रखा जाता है, और इस टेस्ट को कम से कम 8 से 10 साल तक कंडक्ट किया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ होती है 35 से 40 साल तक होता है, और इसी बीच इसमें 3 से 4 बार इंजन को बदला भी जाता है, लेकिन जो मेन एयरफ्रेम होता है उसे चेंज नहीं किया जाता है, जिस वजह से ये कम से कम 40 साल तक टिकने चाहिए। और हम 40 साल तक किसी एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर जब हम किसी एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को लगभग टेस्ट करते करते 40 साल कंप्लीट करेंगे, तब तक वो एयरफ्रेम आउटडेटेड हो चुका होगा, जिस वजह से इसे एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के शुरुआती दौर से लगभग 10 सालों के अंदर कंप्लीट किया जाता है। अब हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेस्ट फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, जिस वजह से अभी तक तेजस की एयरफ्रेम का टेस्ट कंप्लीट नहीं किया गया था, लेकिन अभी एचएएल की तरफ से ऐसी एक टेस्ट फैसिलिटी को बना लिया गया है, जहां पर आगे चल के सभी एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम की टेस्टिंग को किया जा सकता है, और इससे हमें एक एयरक्राफ्ट की एक्चुअल सर्विस लाइफ के बारे में पता चलने वाली है कि एयरक्राफ्ट कितने सालों तक सर्विस में रह सकता है। अगला अपडेट रफाल को लेके है, और अभी हम इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। अभी नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर काफी हद तक हिट लिस्ट में आ चुका है। पहले इसके लिए इंडियन नेवी की तरफ से रफाल को अपनी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा चुका था, और उसके बाद अभी F-18 को भी जल्दी ही भारत में टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अभी बोइंग की तरफ से भारत में 2 F-18 को भेजने का प्लान भी किया गया था। इसी बीच बोइंग की तरफ से ऑफिशियली 2 बार मीडिया को यह बताया जा चुका है कि F-18 भारत के लिए बहुत ही अच्छा फाइटर जेट साबित होने वाला है, और इसकी कुछ वजह भी बोइंग की तरफ से दिया गया था, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी पहली बार डसॉल्ट की तरफ से अपनी तरफ से रफाल को लेके कुछ स्टेटमेंट को इश्यू किया जा रहा है, जिसमें डसॉल्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि बोइंग की तरफ से किए जा रहे कुछ क्लेम सही भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्लेम यहाँ पे गलत भी हैं। और डसॉल्ट का कहना है कि रफाल साइज के हिसाब से F-18 के मुकाबले छोटा होने वाला है, जो कि आसानी से इंडियन नेवी की कैरियर के लिफ्ट में फिट हो जाएगा। टेस्ट के दौरान रफाल गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में एक एक्सोसेट एंटीसिप मिसाइल के साथ लगभग 2000 लीटर की ड्रॉप टैंक और 4 माइका मिसाइल के साथ आसानी से टेक ऑफ कर गया था, जो कि सिमिलर पेलोड के साथ इंडियन नेवी की कैरियर से भी टेक ऑफ कर जाएगा। और डसॉल्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की कैरियर से रफाल लगभग 5.5 टन तक की ऑर्डिनेंस के साथ टेक ऑफ कर पाएगा, जो कि कैटापल्ट असिस्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले काफी कम होने वाला है। लेकिन स्की जेम कैरियर से कोई भी एयरक्राफ्ट अपनी फुल लोड पोटेंशियल के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत अभी पहले ही रफाल को ऑपरेट कर रहा है, जो एडिशनल ऑर्डर करने पर भारत को इनके लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग या वेपन पैकेज को लेकर एडिशनल पेमेंट करना भी नहीं पड़ेगा, जो कि रिलेटिवली F-18 के मुकाबले भारत को सस्ते पड़ने वाले। पर फिलहाल कुछ चीजें ऐसे है जिसमें डसॉल्ट की तरफ से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि इसमें रफाल F-18 के मुकाबले पीछे रहने वाला है। इसमें पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि रफाल की विंग्स को फोल्ड नहीं किया सकता है, जिस वजह से इसको हैंगर में स्टोर करने में हमको दिक्कत होने वाली है। यानी कि हम सेम जगह में ज्यादा F-18 को रख सकते हैं, जबकि अगर सेम जगह पर हम रफाल को रखने के लिए जाएंगे तो हम कम रफाल को वहां पे स्टोर कर पाएंगे। और रफाल की मरीन वेरिएंट में ट्विन सीटर ऑप्शन मौजूद नहीं, जो कि F-18 के पास मौजूद है। तो ये 2 मेन डिसएडवांटेजेस होने वाली, जो कि रफाल F-18 के मुकाबले पीछे पड़ने वाला है। और एक खास बात
ये कि एंटीशिप रोल में F-18 3 से 4 एंटीशिप मिसाइल को कैरी कर सकता है, जबकि रफाल के पास बस एक ही मिसाइल को कैरी करने की काबिलियत मौजूद है। और ये 3 बड़े डिसएडवांटेजेस होने वाले जो कि रफाल को इस कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर में F-18 के मुकाबले थोड़ा पीछे रहने के लिए मजबूर कर सकता है। बाकी एयर टू एयर एंगेजमेंट में रफाल F-18 के मुकाबले आगे रहने वाला है और मैक्सिमम पेलोड के साथ कैरियर से टेक ऑफ करने में भी रफाल F-18 को पीछे छोड़ सकता है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से अभी एक सेपरेट ऑफर में भारत को 4 यूज्ड रफाल को भी ऑफर किया जा रहा है, जो कि रफाल की सेम F3R वर्जन होने वाला है, जिनको भारत की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। और फ्रांस की तरफ से इसको एक बेट के तौर पर भारत को ऑफर किया जा रहा है या ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो इनको खरीद सकता है और अपने कैरियर से ऑपरेट कर सकता है, जिसके बाद उनको उम्मीद है कि इनकी परफॉर्मेंस से भारत खुश होकर अपनी कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर में रफाल को सिलेक्ट करने वाला है। अब यहाँ पर यूज्ड रफाल खरीदना कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं होगा, और अगर ये F3R स्टैंडर्ड के रफाल और अगर इनमें अच्छा खासा सर्विस लाइफ बचा हुआ है तो भारत इनको एक्वायर कर सकता है, और नेवी में नहीं तो इनको एयरफोर्स में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन 4 यूज्ड रफाल के लिए फ्रांस कितना डिमांड करता है देखने वाली बात होने वाली है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेकर है, और अभी हम लोग इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अभी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक AIP सबमरीन्स को खरीदने का प्लान किया गया है। अभी के प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन्स में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स को रखने का प्लान किया गया था, जिसमें एंटीशिप मिसाइल को कैरी किया जा सकता है या लैंड अटैक मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को स्टैंडर्ड एंटीशिप वेपन के तौर पर तैनात करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन्स में इन वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स को रखने का प्लान ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसा करने के 2 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि अभी इनको ड्रॉप करने से हमारे पास एक सबमरीन को सिलेक्ट करने के चांसेस काफी हद तक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान जो भी ग्लोबल वेंडर इस टेंडर में बचे हुए हैं उनमें मैक्सिमम सबमरीन जो है वो वर्टिकल लॉन्च ट्यूब के साथ नहीं आते हैं, और इस टेंडर में सबसे आगे चल रही साउथ कोरियन सबमरीन में भी ये सिस्टम मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि पहले भले ही इनमें ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अभी इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हाईली सबसोनिक मिसाइल होने वाली है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होने वाली है। अब इस मिसाइल की एक खास बात ये होने वाली है कि इनको फायर करने के लिए हमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली और इसको आसानी से टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से फायर किया जा सकेगा। इसके अलावा अभी इस मिसाइल के एक सेपरेट लैंड अटैक वेरिएंट को भी बनाया जाने वाला है, जिस वजह से अभी इस डेवलपमेंट को फर्स्ट ट्रक मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्दी इन मिसाइल को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। इन मिसाइल को सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से फायर करने के लिए DRDO की तरफ से अभी एक प्रोपेल्ड इजेक्शन कैप्सूल को बनाया जा रहा है, जो कि टॉर्पेडो ट्यूब से बाहर आने के बाद मिसाइल को सरफेस तक लाने में मदद करने वाली है। और अभी इसे टेस्ट करने के लिए DRDO की तरफ से हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और आगे चल के प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन्स के अलावा हमारे वर्तमान के सभी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट एंटी सबमरीन रॉकेट्स को लेके है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी L&T, ARD और हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से जॉइंटली एक एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। ये एक एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट होने वाली है, जिसकी रेंज 8.5 किलोमीटर तक होने वाला है। बताया गया कि इस रॉकेट को अभी पिनाका रॉकेट को बेस करके बनाया जा रहा है और इसको लेके अभी ARD की तरफ से इंडियन नेवी को एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया जा चुका था, जिसके बाद नेवी की तरफ से अपने क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को ARD के पास सबमिट किया गया था। अभी इंडियन नेवी में जिन एंटी सबमरीन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके डिजाइन सोवियत ओरिजिन से है और ये मैक्सिमम 5.3 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इन रॉकेट्स का नाम RGB-60 और इनको RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। अभी हमारे एग्जिस्टिंग राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास और तलवार क्लास की वेसल्स में इन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेवी के वर्तमान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन रॉकेट की रेंज कम से कम 8 किलोमीटर तक होना चाहिए और नेवी को अभी ऐसे एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम की तलाश है जो कि कम से कम 8 किलोमीटर तक स्ट्राइक करना चाहिए। इस वजह से ARD, हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी और L&T की तरफ से भी जॉइंटली ऐसे एक रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि नेवी की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा और इसके लिए अभी फर्स्ट ट्रक मोड में डेवलपमेंट जारी रखा गया है। बताया जा रहा है कि अभी जिन रॉकेट्स को बनाया जाने वाला है उनके साथ इनको लॉन्च करने के लिए एक सेपरेट लॉन्च प्लेटफॉर्म को भी बनाया जाएगा और वर्तमान की एग्जिस्टिंग RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से इनको फायर नहीं किया जा सकता और इस वजह से L&T की तरफ से अभी इनको लॉन्च करने के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन नेवल वेसल में इनको इंटीग्रेट करने का काम भी करने वाला है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।